नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण पर सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। भारत में दुनिया भर में निंदा, अमेरिका के आक्रामक तेवर। पठानकोट आतंकी हमले में एसपी सलविंदर सिंह से एनआईए की पूछताछ। 5वें दिन भी खत्म नहीं हो सका सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस ने बताया सरकार की नाकामी। सम विषम फार्मूले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने खड़े किए कई सवाल। कहा क्यों न शुक्रवार तक खत्म कर दी जाए मुहिम। प्रदूषण पर मांगी रिपोर्ट। अमित जोगी 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर। अजीत जोगी को भी पार्टी से निष्कासित करने की सिफारिश। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री रमन सिंह से इस्तीफे की मांग। और 3 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर शेयर बाजार। सेंसेक्स में 174 अंकों की गिरावट। निफ्टी 44 अंकों का। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सम विषम फार्मूले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि 15 दिन तक इस योजना को लागू करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने इस योजना को लेकर कई याचिकाओं पर आज सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सम विषम योजना से अब तक हुए फायदों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार को ये रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि क्यों नहीं इस योजना को शुक्रवार तक खत्म कर दिया जाए। स्कीम में वुमेन ड्राइवर्स को और टू व्हीलर्स को एग्जेम्पशन दी गई हैं। वो जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, पोल्यूशन लेवल कम किए जाएं, उसको अचीव नहीं करने में सहयोग नहीं दे रही हैं, बल्कि डिफीट कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में करीब 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि सेंट्रल एक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन इसको लागू करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये शो करना है कि वेदर पोल्यूशन लेवल वाकई ही डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 8 तारीख के बाद कोर्ट इंटरिम रिलीफ के ऊपर विचार करेगी कि अगर स्टैटिक्स ऐसे शो करते हैं कि सब्सटेंशियल पोल्यूशन लेवल का फर्क पड़ा है तो बात अलग है। अगर नहीं पड़ा तो कोर्ट फिर उस पर विचार कर सकती है कि इसको फर्दर कंटिन्यू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ ये संकेत दे दिया है कि कार पूल करने या पैदल आने का मतलब ये नहीं कि कार इस्तेमाल नहीं हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए पूरी कार्ययोजना बनाई है और एक प्रभावी एनालिसिस के लिए सारे तथ्यों पर, क्योंकि वेदर का भी मूड अलग अलग चेंज हो रहा है, तो एक सही एनालिसिस के लिए 15 दिन की एक हमें सैंपल चाहिए। कई बार कहा है कि दिल्ली के बॉर्डर के एरिया में पोल्यूशन उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन व्हीकल पोल्यूशन जो सबसे खतरनाक होता है PM 2.5, वो पोल्यूशन निश्चित रूप से जो पूरा आंतरिक दिल्ली का हिस्सा है उसमें कम हो रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सम विषम फॉर्मूला तैयार किया गया है। ये नियम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर कोर्ट की ओर से जो सवाल हैं उस पर क्या जवाब होगा, बातचीत करेंगे। दीपक वाजपेयी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक, स्वागत है आपका। और साथ साथ रविंद्र शिरोड़ा हमारे साथ हैं, जो कि आज कोर्ट पर इस मसले पर नजर रखे हुए थे। रविंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जो कोर्ट ने पूछा है, क्या बड़े अहम सवाल हैं जिसका जवाब अब आम आदमी पार्टी सरकार को देना है? देखिए कविंद्र, कोर्ट ने सबसे पहले यही पूछा है, जो तमाम लोग, दिल्ली की जनता जो जानना चाह रही है कि इससे जो सड़क पर कंजेशन है, सड़क पर जो भीड़ है, वो तो कम होती दिख रही है वाहनों की, लेकिन असलियत में जो लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर ये एक कदम उठाया गया है, लोगों की सेहत पर इसका क्या सकारात्मक असर हुआ है, आखिर पोल्यूशन लेवल जो है वो कितना कम हुआ है, क्या इस बात के कोई प्रमाण या इस बात के कोई पुख्ता सबूत अभी तक दिल्ली सरकार के पास आए हैं क्या, इसके संबंध में उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा जो अलग अलग याचिकाएं थी, जिनमें एक तरफ कहा गया था कि जो महिलाएं हैं, महिला ड्राइवर्स, उनको एग्जम्पशन क्यों दिया गया, उस पर जवाब मांगा है खास। इसके अलावा जो बाइकर्स, जो मोटर बाइकर्स थे, क्योंकि मोटर बाइक को भी पोल्यूशन का एक काफ़ी फैलाने वाला वाहन माना जाता है, तो उस पर भी जवाब मांगा है। इसके अलावा एक जो इसको संवैधानिक मामला ये माना जा रहा था, कि कानूनी पेंच जिसमें माना जा रहा था कि दिल्ली सरकार के पास इस बात का अधिकार तक नहीं है कि वो क्योंकि केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेशन है ये मोटर व्हीकल का, और उसमें किसी तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सके। तो इस तरह के कई सवाल जो है वो पूछे हैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली हाई कोर्ट ने,
और साथ ही साथ कहा है कि क्यों ना हम इसको 15 दिन का, क्योंकि ट्रायल का मामला है, सिर्फ ट्रायल बेस पे शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, क्यों ना इसके ट्रायल को 15 दिन से घटाकर केवल शुक्रवार तक हम लोग सीमित कर दें और उस वक्त में देखें कि कितना फायदा इसका आम आदमी को हो रहा है, ताकि इसको भविष्य में अगर आगे बढ़ाना है, उसका फायदा हम लोग एनालिसिस करके देख पाए कोर्ट उसका, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो अगर इसका कोई लाभ सीधे तौर पर नहीं दिख रहा है तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है और इसको शुक्रवार तक देख के और उसके बाद इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जा सकता है। जी रविंद्र, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। दीपक, तो जिस तरीके से कोर्ट ने अहम सवाल खड़े किए हैं, मैं उन पर एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो शुरुआत किया कि 15 दिन, कोर्ट कह रहा है कि भाई अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई एक आप प्रयोग के तौर पर किसी चीज़ को आपने रखा है, तो फिर उसके नतीजे 8 दिन में ही एनालिसिस किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। क्या सरकार का रुख होगा? फोन कट गया। तो जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर सरकार ने 15 दिन का जो वक्त दिया था, उसको लेकर भी सवाल है। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या अब तक एनालिसिस है, यानी कि पिछले जब से 1 तारीख से लागू हुआ सम फार्मूला, उसके बाद पोल्यूशन के लेवल में कितनी कमी आई है और उसके आधार पर ही इस एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाया जाए या फिर ना बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। इसके अलावा महिलाओं को या फिर टू व्हीलर्स को जो छूट दी गई है इस फार्मूले से, उसको लेकर भी कई याचिकाएं थी, उस पर भी सरकार से जवाब मांगा है। और एक और जो अहम बात कि क्या केंद्रीय जो कानून है उसको लेकर जिस तरीके का बदलाव किया गया, यानी कि फाइन की जो बात हुई, उसको लेकर भी कई लोग चैलेंज कर रहे हैं। दीपक, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, बहुत आराम से सुन पा रहा हूँ। सॉरी। दीपक, तो मेरा सवाल ये था कि जो आपने दिल्ली, पहला सवाल जो पूछा कि 15, जी बताएं आप। जी, आपने पहला सवाल पूछा था कि 15 दिन के लिए जो एक्सपेरिमेंट है, हाई कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना हम 8 दिन बाद इसको रिव्यू करके देखें। देखिए, पहले 2-3 चीजें समझने की आवश्यकता है। एक तो हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस में सवाल पूछे हैं। किस आधार पर हमने 15 दिन की कार्य योजना बनाई है, इससे वाकिफ नहीं है हाई कोर्ट। किन कारणों से हमने 15 दिन का वक्फा लिया, 10 दिन का नहीं लिया, 9 दिन का नहीं लिया, 7 दिन का नहीं लिया, तो ये सरकार को उनके सामने रखना है, जो कि हम नियत तिथि पे रखेंगे कि अगर आप 7 दिन का वक्फा लेते हैं तो उसमें पहले 3 दिन 4 दिन कार्य दिवस नहीं है और उसके बाद कार्य दिवस है। इसके बाद 1 दिन का पोल्यूशन डेटा लेकर आप तय नहीं कर सकते कि इससे पोल्यूशन ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है। दूसरा, वैक्यूलर पोल्यूशन के अलावा आपकी जो एयर स्पीड है, विंड स्पीड है, उस पे और तमाम सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम एक डिटेल्ड कारण कि हमने 15 दिन का वक्फा क्यों लिया, ये समय काल क्यों लिया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, वो हम हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। और सरकार का ये मानना है कि 15 दिन से कम समय में इसकी जो एनालिसिस के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है वो सारे इकट्ठे नहीं किया जा सकता था। डेटा कोलेट करके एक प्रॉपर एनालिसिस सामने नहीं आ सकती थी जिस पर एक फैसला लिया जा सके। तो 15 दिन का जो वक्फा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत खुशी की बात जो है कि दीपक वो है महिलाओं को लेकर तहे दिल से स्वीकार किया और एक एग्जम्पशन दिया गया है, उसको लेकर भी कुछ याचिकाएं थी। जी जी जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत का संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम हाई कोर्ट के समक्ष जा सकें और अपनी इस तरह के जनहित के मामले हैं उन पे याचिका लगा सकें, उनका स्वागत है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो हमने पहले भी उठाया है कि 8 बजे से 8 बजे तक आपके एग्जम्पशंस हैं, कभी कहीं पर लीन ट्रैफिक है, आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो महिलाएं सुरक्षित नहीं पाती। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद गाड़ी ड्राइव करती हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, उनकी सुविधाएं हम लोगों को, जब आप सरकार चलाते हैं, जब दिल्ली के लोग सरकार चला रहे हैं, खुद उनकी अपनी सरकार है, तो ये सारी चीजें डिटेल अध्ययन के बाद ये तय किया गया कि ये बहुत आवश्यक है। तमाम सारे जो स्टेक होल्डर ग्रुप से उनसे बातचीत करने के बाद, उनके सुझावों के अध्ययन के बाद किया गया और कहा गया 15 दिन इसका ट्रायल करेंगे और फिर हम देखेंगे किसी ट्वीकिंग की जरूरत है, इसको बंद कर देने की जरूरत है, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है, किस ड्यूरेशन पे होना चाहिए, क्या केवल पोल्यूशन स्पाइक जब करता है तब होना चाहिए या इसको रेगुलर इंटरवल पे करना चाहिए। ये सारे सवालों का जवाब जो हम डेटा इकट्ठा करेंगे उसकी एनालिसिस के बाद पता लगेगा। और उसमें जो सोशल फैक्टर है, जैसे महिला सुरक्षा है, अकेली महिलाओं की सुरक्षा है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और उनको ध्यान में रख के, स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के लिए गए फैसले हैं। यानी दीपक, साफ तौर पर अभी ये कोई डिसीजन नहीं है कि ये सिर्फ 15 दिन तक ही रहेगा,
या फिर 15 दिन के बाद इसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा? ये सब कुछ डिपेंड करेगा जो रिसर्च या एनालिसिस आपका आएगा उसके आधार पर। जी बिल्कुल कविंद्र, एकदम साफ बात है। सरकार इस मामले में बहुत क्लियर रही है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये केवल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक है। इसको 16 से एक्सटेंड नहीं करेंगे, 15 को टर्मिनेट कर देंगे। इसके बाद जो डेटा और जो एक्सपीरियंसेस होंगे, स्टेक होल्डर्स की अपनी ओपिनियन और उनके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उन सब की का सोशल ऑडिट किया जाएगा, सोशल एग्जामिनेशन किया जाएगा, टेक्निकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। जो एजेंसीज इसको लागू करा रही थी, इंप्लीमेंट करा रही थी, जैसे पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनके एक्सपीरियंसेस की एनालिसिस की जाएगी। पोल्यूशन डेटा कितना ऊपर कितना नीचे गया उसकी एनालिसिस की जाएगी। और इन तमाम चीजें, टेक्निकल चीजें, पोल्यूशन डेटा, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, महिलाएं हैं, स्कूल गोइंग किड्स हैं। आज तो 15 दिन की छुट्टी थी, कल स्कूल जब खुलेंगे, हर बार आप 15 दिन के लिए स्कूल तो नहीं बंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बाद क्या असर होगा? अगर आप दोपहिया 35 लाख वाहन अगर आप दोपहिया सड़क पे छोड़ते हैं और तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या उसका वजन सह पाएगा? तो इन सब चीज के एनालिसिस करने के बाद नए फॉर्म में अगर आवश्यकता हो, मैं इस आखिरी सवाल पर इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था, दोपहिया वाहन, क्योंकि इकलौता ऐसा सेगमेंट है जो कि करीब, जो सरकारी आंकड़ा कहता है कि करीब 32% जो पॉल्यूशन है वो दोपहिया वाहनों से होता है। ये क्या अब ये माना जाए कि इस पर भी सरकार का फोकस होगा? कारों के बाद अगला नंबर दोपहिया वाहनों का हो सकता है, या फिर दोपहिया वाहनों को आम आदमी का वाहन माना जाता है, इसलिए अभी फिलहाल उस पर नजर नहीं होगी? नहीं, देखिए, समस्या जो मूल समस्या जिससे हम लड़ रहे हैं कविंद्र जी, वो तो है प्रदूषण। तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा हमारे पास नहीं था, ये समझ नहीं थी। दो चीजों पे दो फैक्ट्स देखिए आप। पहले तो ज्यादातर कार अगर सड़क पे आप खड़ी होकर देखेंगे कि एक व्यक्ति एक ऐसा वाहन चला रहा होता है जिसमें 4 लोगों के बैठने की जगह है या 5 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन और कई जगह 7 लोगों के बैठने की जगह है और केवल एक आदमी चला रहा है, 6 लोगों की जगह खाली है। पहली चीज ये। दोपहिया आपके पास 35 से 40 लाख वाहन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों के बैठने की जगह और एक आदमी चला रहा है। इतने सारे लोग, यानी 17 लाख लोग अगर आप दिल्ली की सड़कों पर उतार देंगे, अगर आधे मान लें तो 8.5 लाख लोग और दिल्ली की सड़कों पर अगर आप उतार देंगे एक दिन में, तो क्या आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपके पास अभी मौजूद है, जो हमारी लेगेसी है, क्या वो उसका वजन उठा पाएगा? ये, और क्या वो इतना प्रॉम्प्ट है? तमाम सारे लोग जो कार चलाते हैं वो इसकी जो कॉस्ट है उसको बेयर करने की क्षमता है कि हम ऑटो ले लें। लेकिन अगर हमारा जो स्कूटर है या मोटरसाइकिल है जो 2 रुपए या 1.5 रुपए या 1 रुपए प्रति किलोमीटर चल रही है, उसके बजाय हम अचानक उसको 7 गुना 8 गुना बढ़ा के ऑटो का टैरिफ देना पड़े या 12-15 गुना बढ़ा के टैक्सी का टैरिफ देना पड़े, क्या मेट्रो से कनेक्ट करने के लिए या बस से कनेक्ट करने के लिए, तो ये क्या इसका, इन्हीं सब चीजों का सोशल ऑडिट करना है, इनका अध्ययन करना है और पता करना है क्या ऐसे 8.5 लाख लोग अगर हम और उतार देंगे, आज उम्मीद की जाए कि 25 लाख लोग चढ़े, सरकार पोल्यूशन को लेकर जो कदम उठा रही है और चढ़ेंगे तो, और जो सवाल हैं उनके सहारे वो आगे बढ़ रही है और सही दिशा में बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक आशंका कुछ लोगों की है कि क्या किसी लॉबी के दबाव में आकर फैसले बदले तो नहीं जाएंगे, या फिर वोट बैंक की राजनीति को लेकर यहां पर भी कुछ को छोड़ा जाएगा और कुछ, मैं कहूं कि ब्रैकेट को शामिल किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस बाद दिन की दूसरी बड़ी खबर। उत्तर कोरिया ने किया हाइड्रोजन बम का परीक्षण। प्रतिबंध के बावजूद किया परीक्षण। दुनिया भर में खलबली। यूएन ने बुलाई आपातकाल बैठक। देखिए पहली खबर, हाइड्रोजन बम का परीक्षण, आज रात 8 बजे। उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण करने का दावा किया है और उसके बाद पूर्वी एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इस मसले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात बैठक बुलाई गई है। भारत, अमेरिका और जापान समेत तमाम देशों ने उत्तर के ताज़ा परमाणु परीक्षण को भड़काऊ बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो इसका सख्त जवाब देगा।
बुधवार सुबह अमेरिकी भूगर्भ विज्ञानियों ने उत्तर कोरिया में 5.1 तीव्रता के भूकंप की सूचना दी। इसके थोड़ी ही देर बाद उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल ने ऐलान किया कि सुबह 10 बजे हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। इसके बाद तो मानो राजनीतिक भूचाल आ गया। दक्षिण कोरिया में मंत्रियों ने एक आपात बैठक कर उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी। 국제사회와 긴밀한 협력하에 북한이 이번 핵실험에 대해 반드시 상응하는 대가를 치르도록 해야 합니다. जापान ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण को शांति के लिए खतरा और परमाणु अप्रसार के लिए गंभीर चुनौती बताया है। 重大な脅威であり、断じて容認できません。強く非難します。 इधर अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया के कदम को भड़काऊ बताया और कहा कि वो दक्षिण कोरिया और जापान के साथ है। We stand with Japan and our partners and allies in solidarity in the face of North Korean provocations, and we will work closely together with you in the coming days. चीन, फ्रांस समेत कई देशों ने उत्तर कोरिया के परीक्षण की निंदा की है, जबकि हालात पर चर्चा के लिए बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई गई है। उत्तर कोरिया इससे पहले 3 भूमिगत परीक्षण कर चुका है। हालांकि उत्तर कोरिया पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन उसने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने से बार-बार इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। भविष्य में उत्तर कोरिया को ऐसी हरकतों से बचने की सलाह देते हुए भारत ने कहा है कि उत्तर कोरिया की वजह से पाकिस्तान में परमाणु हथियार आए, जिसके चलते क्षेत्र में शांति में खलल पड़ा है। It is a matter of deep concern that DPRK has again acted in violation of its international commitments in this regard. We call upon DPRK to refrain from such actions which adversely impact on peace and stability in the region. Our concerns about proliferation links between Northeast Asia and our neighborhood are well known. पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले की जांच शुरू हो चुकी है। एनआईए प्रमुख ने आज एयरबेस का दौरा किया। एनआईए ने आतंकियों की ओर से बंधक बनाए गए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ भी की। उधर विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने पुख्ता तौर पर कहा है कि पठानकोट से लेकर अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ और जलालाबाद में हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमले के पीछे शामिल लोग शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश में हैं। एनआईए के प्रमुख शरद कुमार ने बुधवार को पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। यहां 6 आतंकियों के मारे जाने के बाद 5वें दिन भी बुधवार को सर्च ऑपरेशन जारी रहा। एनआईए ने आतंकी हमले के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है और कहा है कि पाकिस्तान से वो वॉइस सैंपल मांगे जाएंगे, जिससे एक आतंकी ने बातचीत की थी। एनआईए ने 31 दिसंबर की रात बंधक बनाए गए पंजाब पुलिस के एसपी और उसके साथियों से भी पूछताछ की। एनआईए उस दरगाह पर भी पहुंची जिसका जिक्र एसपी ने पूछताछ में किया था। सर आ रहे थे, पूछताछ कर रहे, कितने बजे आए थे, वो कितने बजे गए थे और क्या करने के लिए आए थे। हमने बोला कि नया साल सुबह चढ़ने वाला था। बोला जो मेरे मौसा जी है उनसे साथ बात हुई, वो कहने लगे कि सुबह नया साल चढ़ने वाला है, तो साहब बोले कि हम सजदा सलाम कर लेते हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह है और हम भी अजमेर जाते हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पठानकोट में मारे गए आतंकियों के पास से जो सबूत मिले हैं वो सभी पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ और जलालाबाद में बीते 3 दिनों के दौरान हुए हमलों के तार भी पाकिस्तान से जुड़ने के पुख्ता सबूत हासिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मंगलवार को फोन पर हुई बात में इस बारे में अपनी चिंता जता चुके हैं। ये टेरर अटैक मिलिट्री आईएसआई कॉम्प्लेक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो एक तो कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक था, पठानकोट एयरबेस पर टेरर अटैक हुआ, उसी समय हमारे कॉन्सुलेट मज़ार शरीफ पर टेरर अटैक हुआ। ये कोऑर्डिनेशन तभी संभव है जबकि आर्मी इन्वॉल्व है डायरेक्शन देने में। 2 अलग अलग कंट्री में टेरर अटैक हो रहा है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अली ने कहा कि कुछ तत्व भारत और पाकिस्तान की शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब्बास ने हालांकि कहा कि ऐसे तत्व अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नवाज शरीफ ने जहां आतंकी हमले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया था, तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि पठानकोट हमले पर अब तक पाकिस्तान की भूमिका पर कोई सवाल नहीं खड़े किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने पठानकोट आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब पहले से खुफिया सूचना थी तो फिर हमला हुआ क्यों। प्रधानमंत्री थे शरीफ जी और वो जाने के कांग्रेस ने पठानकोट आतंकी हमले को केंद्र सरकार की नाकामी करार दिया है।
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने प्रधानमंत्री के अचानक लाहौर पहुंचने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को आतंक से लड़ने के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। 99 से लेके दो लाल किला पर जो हल्ला भी हो गया था, तो ये 4 हल्ले जो महत्वपूर्ण थे वो एनडीए के टाइम हो गए थे। वहां तो कभी हम लोगों ने हिंदू टेरर की बात नहीं की थी। हमारी तो भूमिका बहुत स्पष्ट है कि टेरर किसी जाति का धर्म का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता पे आती है तो ये टेररिज्म इस देश में बढ़ते रहा है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह सामने आए। इंडिया चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहां पर जो हार्ड लाइन जिहादी ग्रुप्स हैं वो इंडिया का टारगेट है, जैसे कि अमेरिका टारगेट एटसेट्रा। इंडिया को टारगेट करने के लिए कुछ हार्डलाइन ग्रुप्स पैदा किए गए हैं, नर्चर किए गए हैं बाय मिलिट्री एंड आईएसआई। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी पठानकोट आतंकी हमले के लिए सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने आज आर्थिक नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसले लिए। इनमें सबसे अहम रहा स्टैंड अप इंडिया पॉलिसी को मंजूरी। इस नीति के जरिए SC/ST और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा कैबिनेट ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT की 3 यूनिट बंद करने और VRS पैकेज को भी मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने आखिरकार घाटे में चल रही HMT लिमिटेड, HMT चिनार वॉच लिमिटेड और HMT बेरिंग लिमिटेड को बंद करने का फैसला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार अब इन कंपनियों की चल और अचल संपत्तियों को बेचेगी। बंद कंपनियों के कर्मियों को 427.48 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे करीब 1000 कर्मचारियों को VRS की एक मुश्त राशि मिलेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और बहरीन के बीच हुए समझौते को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 99 किलोमीटर लंबे NH74 को 4 लेन का किया जाएगा। कैबिनेट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट और मुद्रा बैंक नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिंगापुर के बीच हुए करार को भी मंजूरी दी। Credit Guarantee Fund is being established for the Mudra loans. Second is again a Credit Guarantee Fund which has been set up to support the Stand Up India campaign. स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की सरकार की योजना है। इसके लिए सभी बैंकों को कम से कम 2 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का लक्ष्य दिया गया है। इससे लगभग 2.5 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बजट पूर्व चर्चा के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों ने सरकार से GST से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने की मांग की। साथ ही आयकर के नियमों को भी सरल बनाए जाने की मांग की। उद्योग जगत चाहता है कि देश में व्यापार करने को आसान बनाया जाए और विकास की रफ्तार हासिल करने के लिए सरकार निर्णायक कदम उठाए। इन प्रतिनिधियों ने मुलाकात में कहा कि सरकार को आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में बड़ा पूंजी निवेश करना चाहिए। Ease of doing business, we talked about, on the taxation part, that would help. Make in India also would be helped by ease of doing business, because Make in India is all about investments by Indian companies and by foreign companies in India to be made for India and to be made for the external world. Revive investment. I mean, the government is obviously concerned how to see that private investment comes in on the back of public investment. We are of the view that the excess capacity is built in by the private sector. Perhaps has come to a stage when they would now be coming to a full utilization very soon. छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में अमित जोगी को पार्टी से बाहर करने का फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने की। कमेटी में कहा गया है कि अमित जोगी के इस बर्ताव से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। वहीं पार्टी के इस फैसले से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ उपचुनाव फिक्सिंग मामले में बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और विधायक अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अजीत जोगी के निष्कासन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अजीत जोगी जी को पार्टी से निष्कासित 6 साल के लिए करने की अनुशंसा एआईसीसी को, रमन सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव और उनके जरा भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा देने की बात का प्रस्ताव, प्रमुख रूप से ये 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। अमित जोगी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वो डट कर मुकाबला करेंगे। ये निर्णय अंतिम नहीं है। हमारे पार्टी का संविधान मुझे अनुच्छेद 19 नियम 8 के अंतर्गत अपील का अधिकार देता है। मैं उस अधिकार का प्रयोग करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी के समक्ष न्याय जरूर मिलेगा। उधर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। रमन सिंह इसे कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए किसी भी तरह की जांच से इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए दिल्ली सरकार ने मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया है। सरकार का कहना है कि मैनेजमेंट कोटा के बहाने घोटाले हो रहे थे। नए निर्देश के मुताबिक 75% सीटें आम बच्चों के लिए और 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। सरकार ने 62 ऐसे पैमाने तैयार किए हैं जिसका पालन न करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और प्रो पीपल करने के लिए ये आज बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और ये जो माफिया जिसका कब्जा बुरी तरह से शिक्षा के ऊपर हो गया है, शिक्षा को इन्होंने दुकानें बना ली है, इसको सरकार खत्म करेगी। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार टूटा। 174 अंक गिरकर सेंसेक्स 3 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में 44 अंकों की गिरावट हुई। जानकार इसकी वजह एशियाई और अमेरिकी बाजारों के मिले जुले संकेतों को बता रहे हैं। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रहने के चलते इसका असर बाजार पर भी पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश के युवाओं को आगे बढ़कर नेशनल कैडेट कोर जैसी संस्था में शामिल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2016 के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी के प्रयासों की सराहना की। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर यानी 2016 में 17 एनसीसी निदेशालयों से आए 2700 से ज्यादा कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। Encourage more young people to join the NCC, get the benefit of an educational experience that facilitates character building and helps mold young people into robust, resilient and responsible adults. तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।